चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का शाखा है जिसमें प्राकृतिक जगत और आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थ, ऊर्जा और उसके बीच संबंध पे बल दिया जाता है। आगे, भौतिकी का वर्तमान विस्तार रोबोटिक और ब्लॉकचेन तकनीक तक हो चुका है। आगे, भारतीय संदर्भ में भौतिकी का जनक होमी जहांगीर भाभा है, जबकि वैश्विक संदर्भ में न्यूटन या गैलीलियो है। पहले न्यूटन को पहले नंबर पे, अगर न्यूटन है ऊपर में तो न्यूटन को, उसके बाद गैलीलियो। आगे नोट, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भौतिकी के निम्नलिखित भागों में अध्ययन करते हैं, जैसे कि हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल भौतिकी, मैग्नेट और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी, टीवी और कंप्यूटर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। आगे पहला चैप्टर है हीट यानी ऊष्मा या टेम्परेचर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है और ऊष्मा का प्रकार ताप के अंतर पर होता है। याद रखिए, ऊष्मा का प्रकार किस पे अंतर, ताप के अंतर पे। याद रखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जो अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है और ऊष्मा का प्रकार ताप के अंतर पर होता है। आगे, ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल। याद रखिए, ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, जबकि ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। आगे, ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है, बढ़ेगा। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, जबकि ताप का मान तापमापी से करते हैं, जिसका निर्माण किसने किया था, गैलीलियो ने। तापमापी का निर्माण किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। जबकि विभिन्न तापमापी में सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल थर्मामीटर है। या जितना भी थर्मामीटर तापमापी है, सब में से वीवीआई कौन है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, जिसका निर्माण फ़ारेनहाइट ने किया था। याद रखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर का निर्माण किसने, फ़ारेनहाइट ने किया था। इसमें 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच पारा होता है। याद रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट में कितने से कितना तक, 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच। आगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। या फ़ारेनहाइट में 98.4 या डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। आगे अगला नोट है, इसमें पारा भरा होता है। किसमें, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा भरा होता है, जो एकमात्र लिक्विड धातु है। पारा क्या है, एकमात्र लिक्विड धातु है। आगे भूलेंगे नहीं, थर्मोकपल थर्मामीटर से सीबेक प्रभाव देखा जाता है। याद रखिए, थर्माकपल थर्मामीटर से क्या देखा जाता है, सीबेक प्रभाव देखा जाता है, जो धातुओं के परिपथ में अलग अलग ताप रखने पर परिपथ में एक विद्युत धारा बहती है, जिसे सीबेक प्रभाव के नाम से जानते हैं। आगे पूर्ण विकिरण तापमापी या यह जो है थर्मामीटर स्टीफन के नियम पे आधारित है। याद रखिए, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर किसके नियम पे आधारित है, स्टीफन के नियम पे आधारित है। इसे पायरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, पायरोमीटर यानी उच्च तापमान मापी। जैसे नोट में है, यह मीटर उच्च तापमापी को मापता है। कौन, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी। ये क्या मापता है, तो उच्च तापमान को मापता है, जो सूर्य का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। 4000 का तापमान कितना, सूर्य का तापमान कितना होता है, 4000 से किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है। आगे -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन को जो है क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। इस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है और गैस ठोस के रूप में गैस जो है ठोस के रूप ले लेता है। परम शून्य ताप पे क्या होता है, गैस ठोस के रूप में ले लेता है, जबकि गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आगे ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ट्रिपल पॉइंट या त्रिक पॉइंट 273.16 केल्विन को कहते हैं, अर्थात यह ऐसा बिंदु है जिस पर जल का तीनों अवस्था
अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, ट्रिपल पॉइंट क्या है, तो 273.16 केल्विन को त्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं या कहते हैं, अर्थात एक ऐसा बिंदु है जिस पर जल का तीनों अवस्था अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। यानी जल का जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था जो होता है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलिए, अगला टॉपिक है ऊष्मा संरचना की विधि। ऊष्मा संरचना की विधि, ऊष्मा के संरचना की 3 विधि है। पहला चालन या कंडेंसन, चालन या कंडेंसन, दूसरा संवहन या कन्वेक्शन, जबकि तीसरा रेडिएशन या विकिरण। तो पहला चालन देखिए, ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि पर आधारित है और इसीलिए इसमें यह जो है सबसे धीमी है। क्या कर रहा है, चालन जो है ठोस में जो ऊष्मा जाता है इसी विधि, चालन विधि से जाता है, जिसमें चालन का स्पीड कितना होता है, सबसे धीमा होता है। याद रखिए, चालन का स्पीड क्या होता है, बहुत धीमा होता है। ठोस में ऊष्मा किस विधि के माध्यम से जाता है, चालन विधि के माध्यम से जाता है। आगे, ऊष्मा संरचना की यह वह विधि है जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति की होती है। याद रखिएगा, ऊष्मा संचरण की यह वह विधि है जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति की जाती है। दूसरा है संवहन विधि। यह विधि द्रव को गैस में होता है, द्रव और गैस में होता है। याद रखिएगा, संवहन किस में होगा, द्रव और गैस में होता है। यह विधि में ऊष्मा की गति के कारण ऊष्मा की संरचना होती है। यानी संवहन में क्या होता है, ऊष्मा की गति के कारण ऊष्मा का संचरण होता है, जबकि यह चालन में चालन से अधिक तीव्र होता है। यानी जो चालन जो थोड़ा बहुत धीमी था उससे थोड़ा ये स्पीड होता है। आगे अगला है रेडिएशन। इसके माध्यम से, याद रखिएगा, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी रेडिएशन विधि में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और सूर्य से जो किरण या ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है उसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पहुंची है वो किस विधि से आता है, विकिरण के माध्यम से ही आता है। यह सबसे तेज होता है, यह सबसे तेज होता है। सबसे कम, सबसे धीमा कौन, तो चालन, उससे थोड़ा स्पीड कौन, संवहन, और सबसे स्पीड कौन, तो विकिरण। आगे अब न्यूटन के कुलीन का नियम। इस नियम के अनुसार गर्म से ठंडा होने की दर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। याद रखिए, न्यूटन के कुलीन का नियम क्या है, तो ठंडा होने के क्या है, तो क्षेत्रफल पर, ठंडा जो होना जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आगे, इस नियम का दूसरा पक्ष यह भी है कि गर्म से ठंडा होने में जो समय लगता है उससे अधिक समय ठंडा से और अधिक ठंडा होने में लगता है। याद रखिएगा। आगे अब ऊष्मा के गतिकी का नियम। इसमें क्या, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम, यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, ऊष्मा के गति का नियम क्या है, तो पहला नियम है, यह नियम ऊष्मा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और ऊष्मा को परिभाषित करता है। ऊष्मा को जो परिभाषित कौन नियम करता है, पहला नियम करता है। इस नियम से ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है। आगे, इसके अनुसार ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है और इसका इकाई जूल होता है। अभी पर ऊष्मा का इकाई क्या है, जूल है। याद रखेगा। जबकि दूसरा नियम क्या कहता है, इसके अनुसार ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा के गति का नियम क्या है, यानी उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊष्मा जाता है, जबकि पहला नियम क्या करता है, ऊष्मा को परिभाषित करता है। आगे अगला ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसका मुख्य रिस्पॉन्सिबल गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण को कार्बन डाइऑक्साइड आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। इस कारण तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। आगे नोट है, सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती हैं। पहला इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण, दूसरा अल्ट्रावायलेट रे। आगे अल्ट्रावायलेट को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो सूर्य से जो 2 प्रकार की किरणें आता है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे,
इसमें अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ओजोन परत कमजोर होता है, याद रखिएगा। आगे, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट आ जाने से त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। आगे, ओजोन परत को कमजोर करने में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सबसे बड़ी भूमिका है। जबकि वैश्विक तापमान को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। आगे, अगला है ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण पिंड। ये क्या है? तो ऐसा पिंड या वस्तु जो ऊष्मा के सारे विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसे ब्लैक पिंड के नाम से जानते हैं। जबकि कागज सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी है। कागज सबसे क्या है? सॉरी, काजल जो है सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी है। आगे, काले आदमी को अधिक गर्मी लगता है, उजला को कम गर्मी लगता है। नोट है, ठंडा के दिनों में गर्म कपड़ों का काम यह होता है कि शरीर की तापमान को बाहर नहीं जाने देता है। आगे, अगला है नोट, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति रहते हैं, जिसके बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। इसके बर्फ के घर में, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बर्फ के घर में दोहरी दीवार होता है और दोहरी दीवार की बीच की हवा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे, अगला है क्रिप्चॉर का नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तु जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है, याद रखिएगा क्रिप्चॉर के नियम के अनुसार। जैसे काली प्याली में रखी चाय अन्य प्याली में रखा चाय की तुलना में तेजी से ठंडा हो जाता है। दूसरा है, काली और एक सफ़ेद गेंद को सामान्य तापमान पर गर्म करके अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो काले रंग की जो है अधिक चमकता है, यानी जितना जल्दी वो जितना अवशोषक है उतना वो उत्सर्जक है। आगे, अन्य बातें क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे गर्म करने पे उसका आयतन घटता है, जैसे पानी। क्या है? सबसे न्यूनतम आयतन कहाँ रहेगा पानी का? 4 डिग्री। सबसे अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पे। घनत्व सबसे अधिक लेकिन आयतन सबसे कम। आगे, तो कौन कौन है जिसका गर्म करने पे आयतन कमता है? तो पानी है, बिस्मथ है और ढलवा लोहा है। आगे, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व सबसे अधिक होता है। याद रखिए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व सबसे अधिक होता है। दोनों में याद रखिएगा। आगे, जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें असमान प्रसार होता है। याद रखिएगा, जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें असमान प्रसार होता है। जबकि उल्लेखनीय है, अगर जल को 2 डिग्री से 6 डिग्री तक गर्म करना हुआ तो पहले उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। उसके बाद आयतन घटेगा, उसके बाद न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, तो पहले आयतन क्या होगा? कमेगा, उसके बाद 4 डिग्री तक कमते जाएगा, 4 डिग्री पर जो न्यूनतम है उसके बाद 4 डिग्री के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आगे, वाष्प से जलना याद रखिएगा, वाष्प से जलना गर्म जल की तुलना में अधिक कष्टदायी होता है। क्यों? उसमें गुप्त ऊष्मा होता है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन सब है। आगे, अगला टॉपिक है चुंबक यानी मैग्नेटिज्म। चुंबक क्या है? तो एक ऐसा पिंड या पदार्थ या वस्तु है जिसमें लोहा और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्र पूर्वक लटक जाने पे, याद रखिए, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, उसे क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। उत्तर और दक्षिण। आगे, महत्वपूर्ण है, चुंबक रासायनिक दृष्टि से क्या है? आयरन ऑक्साइड है। चुंबक जो रासायनिक दृष्टि से क्या है? आयरन ऑक्साइड है, यानी Fe2O3। जबकि चुंबक को काट देने पर हमेशा ध्रुव 2 भागों में बढ़ जाता है। याद रखिएगा, चुंबक को काट देने पे हमेशा पोल ध्रुव की संख्या 2 हो जाती है। चुंबक को अगर हम काट देंगे तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? आगे, यह भी याद रखें, चुंबकीय प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर ही होती है और सबसे कम बीच में होता है।
चुंबकीय प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुव पे होती है, जबकि सबसे कम बीच में होता है। आगे, चुंबकीय प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर है, भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चुंबकीय प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर है। आगे, अब ये चुंबक के प्रकार, तो पहला है प्रतिचुंबक। चुंबक के प्रकार पहला क्या है? प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे प्रतिचुंबक के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है? प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे प्रतिचुंबक कहते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कि मैग्नेट स्टोन, ये क्या है? तो प्रतिचुंबक का उदाहरण है। मैग्नेट स्टोन यानी मैग्नेटिक स्टोन पत्थर जो क्या है, इसका आकार थोड़ी रहेगा। आगे, अगला है कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जिसे कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक, जैसे कि इस्पात और कोबाल्ट, ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है। अगला है परमानेंट या अस्थायी चुंबक। ऐसा चुंबक जो कठिनता से, अच्छा क्वेश्चन है, कठिनता से चुंबक बनता है और उस गुण को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? परमानेंट चुंबक कहते हैं। जैसे अल्निको का उपयोग, अल्निको क्या है? तो परमानेंट चुंबक है। अल्निको क्या है? तो अस्थायी चुंबक है। इसका उपयोग लाउड स्पीकर में, गैल्वेनोमीटर में किया जाता है उपयोग। किसका? अल्निको कैसा चुंबक है? तो परमानेंट चुंबक या अस्थायी चुंबक है, जिसका उपयोग लाउड स्पीकर या गैल्वेनोमीटर में किया जाता है। याद रखिए, गैल्वेनोमीटर या लाउड स्पीकर में किस चुंबक का प्रयोग करते हैं? तो अस्थायी चुंबक का। अस्थायी चुंबक कौन? तो अल्निको। आगे, अगला है अस्थायी चुंबक। वैसा चुंबक जो शीघ्र यानी जल्दी ही बनता है और उस गुण को प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहेंगे? अस्थायी चुंबक। यानी जितना जल्दी बनेगा और वो चुंबक का गुण प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे? अस्थायी चुंबक। जैसे कि नर्म लोहा, इसका उपयोग विद्युत घंटी में और डायनमो में किया जाता है। याद रखिए, डायनमो और विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। आगे, अब एक चुंबकीय पदार्थ, वो प्रकार था। अब एक चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्रतिचुंबक, दूसरा अनुचुंबक और तीसरा लो चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में क्या? प्रतिचुंबक पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लो चुंबकीय पदार्थ। तो पहला प्रतिचुंबक क्या है? इसका उदाहरण जस्ता, बिस्मथ, कॉपर, नमक और जल, ये सब क्या है? तो प्रतिचुंबक का उदाहरण है। याद रखिए, जस्ता, बिस्मथ, कॉपर, नमक, जल किसका उदाहरण है? प्रतिचुंबक का उदाहरण है। ये होता क्या है? तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व को प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिचुंबक के नाम से जानते हैं। यानी क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबक प्राप्त करेगा तो क्या कहेंगे? प्रतिचुंबक कहेंगे। हाँ, जिसका उदाहरण कौन कौन है? तो जस्ता है, बिस्मथ है, कॉपर है, नमक है और जल है। उदाहरण याद रखिएगा। हाँ, प्रतिचुंबक का उदाहरण कौन कौन है? जस्ता है, बिस्मथ है, कॉपर है, नमक है और जल, ये सब क्या है? तो प्रतिचुंबक का उदाहरण है। आगे नोट है, चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डोमेन के नाम से जानते हैं। याद रखिए, चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? डोमेन के नाम से जानते हैं। जिस तरह पॉड क्या था? डॉल्फिन के समूह को पॉड के नाम से जानते हैं। उसी तरह यहाँ भी याद रखिएगा, चुंबक के असंख्य परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? डोमेन के नाम से जानते हैं। आगे, एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होता है, 21 तक। याद रखिए, 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु तक होता है। याद, एक डोमेन बराबर कितना? 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होता है। आगे, लो चुंबकीय पदार्थ में डोमेन की संख्या अधिक होती है।